हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड पहली क्लास गणित की, जिसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं और अभाज्य आदि संख्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मनुष्य का जीवन जो है वो गणित से चारों तरफ से घिरा होता है। अगर हम सुबह जगते हैं, सबसे पहले मान लो घड़ी देखें कितना टाइम हुआ, संख्याएं ही काउंट करना रहता है। कहीं आए गए कितना टाइम लगा या कितने किलोमीटर की दूरी तय किए, या फिर जो है अभी मार्केट चले जाएं कोई सामान खरीदेंगे, भाई कितना रुपया हुआ। ऐसे हमेशा सदैव हम कहीं भी आते जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो गणित के ही चारों तरफ मतलब गणित से ही घिरे रहते हैं चारों तरफ से। विदाउट गणित के ज्ञान के हमारी ज़िंदगी समझ लो अधूरी है। तो गणित का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब वह संख्या है जिनसे हम किसी चीज़ को डिनोट कर सकें, मतलब प्रदर्शित कर सकें, उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम किसी की गणना करनी है, मान लो 10 रुपये, तो हमको 10 लिखना है, यानी उसको डिनोट करना है 10 से, तो वो एक प्राकृतिक नंबर होता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। जीरो जो है वो मूल रूप से प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है, ये एक अप्राकृतिक संख्या है। जब कोई दो संख्याएं आपस में घटाई गई तो पता लगा एक शून्य प्राप्त हुआ। जब कुछ भी नहीं मिलता था तो उसको शून्य से डिनोट कर दिया गया। इस प्रकार से चलते हैं क्लास पे। पहला टॉपिक है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो एक से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक होती हैं। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक आप चले जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, आपको संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ऐसे मतलब आप कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। और आगे जितना भी बोलते जाएंगे संख्याएं आती जाएंगी, कभी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये हुआ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि जीरो शामिल नहीं होता है। इसमें क्या होगा? शून्य जो है वो शामिल नहीं होगा। कौन शामिल नहीं होगा? शून्य शामिल नहीं होता है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शून्य इसमें शामिल नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, अभी जैसे प्राकृतिक संख्या के पीछे बात की गई है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि हम कोई भी काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 समथिंग काउंट करते हैं, बट जीरो नहीं काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पूर्ण संख्या की बात की जाएगी तो वहाँ पे जीरो भी शामिल कर लिया जाएगा, तब वो संख्याएं पूर्ण संख्या का रूप होंगी। और ये सभी धनात्मक संख्याएं होंगी पूर्ण संख्या। कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर आ जाएगी तो वो पूर्ण नहीं होगी, बल्कि पूर्णांक में काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें क्या होता है? जीरो भी शामिल होता है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डॉट 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 डॉट, ऐसे आगे मतलब कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। यानी जो पूर्ण संख्या होती है इसमें क्या होता है कि शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या, इनको जब मिला लेते हैं तो क्या मिल जाता है? पूर्ण संख्या मिल जाती है। क्या मिल जाती है? पूर्ण संख्या। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक देन नहीं है। ये दोनों शामिल होती हैं इसमें। ठीक, ये तुम्हारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है सम संख्या। सम संख्या का मतलब है जोड़ा, मतलब योग होना चाहिए, कोई भी अकेला ना हो, मतलब पेयर के रूप में हो। सम का मतलब है जोड़ा। सम का क्या मतलब होता है? जोड़ा होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? जोड़ा। अकेला नहीं होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। ये इतना ध्यान रखिए कि सम का मतलब होता है जोड़ा। तो यानी सम संख्याएं कौन सी होंगी? जोड़ा संख्याएं होंगी। वो मतलब पेयर अगर नहीं बन रहा है तो वो सम संख्या नहीं होंगी। जैसे 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक। ये क्या है? सम संख्या है। सम संख्याएं जोड़ा के रूप में पाई जाती हैं। दो दो के जोड़े आप बनाएंगे तो सम में कोई भी संख्या अकेली नहीं बचेगी, वो सम संख्या के अंतर्गत आती है। बस इतना ध्यान रखना है। और सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं 2 से जरूर विभाजित होंगी। किससे विभाजित होंगी? 2 से सदैव विभाजित होगी। सम संख्या सदैव विभाजित होगी। कौन? सम संख्या। जो भी सम संख्या होगी वो 2 से सदैव विभाजित होगी। ठीक, ये बात किसके लिए है? सम संख्या के लिए। सम संख्या सदैव 2 से विभाजित होगी। ठीक, और सबसे छोटी सम संख्या जो है वो कौन सी है? 2 है। 2 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या है। क्या है? सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दिया हुआ है विषम संख्या। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम का मतलब है जो सम न हो, यानी जो संख्याएं सम नहीं होंगी वो विषम होंगी, और जिसमें मतलब पेयर बनाने के बाद कोई ना कोई एक संख्या बच जाएगी तो उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे कि इसके अंतर्गत आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, सॉरी 10 नहीं आएगा इसमें 10 नहीं आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 9 के बाद 11, फिर 13 आएगा, ठीक, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 आएगा। अब यहाँ पे कोई भी संख्याएं सम नहीं है, यानी विषम संख्याएं कौन सी होंगी? डॉट 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 करके आप लिख सकते हैं, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। विषम संख्याएं वे होंगी जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। सीधा सीधा याद क्या रखना है? जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्ण विभाजित, पूर्ण विभाजित ना हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ये पॉइंट याद रखना है। यानी सम संख्याएं जो होंगी वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी, लेकिन जो विषम संख्याएं होंगी वो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होंगी। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दिया हुआ है अभाज्य संख्याएं। अब ये अगला पॉइंट क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित ना हो सके, एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से जो विभाजित ना हो सके वो अभाज्य संख्या होंगी। जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। ठीक, न हो, उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं हो पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिख लें? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 37,
आदि। ठीक, मतलब इसके आगे भी 41, 43, 47 समथिंग संख्याएं आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मिलेंगी जो किसी भी संख्या से अभाज्य नहीं है। यहाँ 2 है, 2 अगर कहा जाए तो क्या है, भाज्य है किसी से, किसी से नहीं है। 3 ये भी किसी से भाज्य नहीं है। 5 ये भी किसी से भाज्य नहीं है। 7 भी नहीं है। 11 ये भी किसी से विभाज्य नहीं है। 13 भी किसी से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 17, 19, 21 ये सब किसी से भी विभाज्य नहीं है। इनका कोई भी गुणनखंड आप नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगर बात की जाए, यहाँ 2 आया हुआ सम संख्या, एक 2 ही अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। केवल सम अभाज्य संख्या है 2, सम अभाज्य है। ठीक, 2 एक अकेली संख्या है जो केवल अभाज्य संख्या सम मिलेगी, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम 3 नहीं बताएंगे। कौन सी बताएंगे, 2 बताएंगे, क्योंकि 2 एक ऐसी छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या है जो अभाज्य है। आगे बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह का मतलब होता है संयोग, मतलब संयुग्मित रूप से 2 ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से अभाज्य हों, लेकिन उनका कोई ना कोई गुणनखंड हो भी सकता है और ना भी हो सके। जैसे कि मान लो दिया हुआ है 2 और 5, तो ये क्या है, सह अभाज्य हैं, एक दूसरे से ये दोनों विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 4, क्या 4 कामा 9 मान लेते हैं। अब देखिए वैसे तो 4 और 9 क्या है, विभाज्य हैं। 4 का अगर गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेगा, 2 गुणे 2 निकलेगा। इसी प्रकार 9 का भी गुणनखंड निकलेगा 3 गुणे 3। ये विभाज्य संख्या है, लेकिन क्या है कि ये सह अभाज्य के अंतर्गत आती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 4 और 9 आपस में विभाजित नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो इसलिए ये सह अभाज्य के अंतर्गत आएंगी। जैसे आगे संख्या दी हुई है, मान लो 10 दे दिया गया, फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया, मान लो दे दिया गया 21 दे दिया गया। अब देखिए ये संख्या क्या है, 10 जो है ये विभाज्य है, किससे, 5 और 2 से। अगर 10 की बात की जाए तो ये किससे विभाज्य हो जाएगी, 5 गुणे 2 होता है इसका गुणनखंड। इसका मतलब ये संख्या 5 और 2 से तो विभाज्य है। इसी प्रकार अगर 21 की बात की जाए तो ये किससे विभाज्य हो जाएगा, 7 गुणे 3, यानी 7 और 3 से विभाज्य। लेकिन ये दोनों संख्याएं आपस में विभाज्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या। ठीक, ये टॉपिक रहा सह अभाज्य के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट दिया हुआ है धनात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं उसके बारे में जानेंगे। धनात्मक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक ना हो, मतलब जो पॉजिटिव सेंस हो। जैसे कोई भी संख्या अगर नॉर्मल लिखी हुई है 2, 5, 8, 10, या फिर ऐसे लिखी हुई है +12, +18, ठीक, फिर प्लस मान लो 25, डॉट 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 आदि। तो ये सब क्या है, धनात्मक संख्याएं। अगर हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तब भी वो सभी संख्याएं धनात्मक ही मानी जाएंगी। लेकिन अगर धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित ही करना है तो हम धन का चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं क्या है, तो जो भी संख्याएं दी गई हैं अगर उनसे पहले हम ऋण का चिन्ह लगा देते हैं तो हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। या कोई छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब हम घटा देते हैं तो हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे इनसे पहले, संख्याओं से पहले हम क्या लगाएंगे, ऋण का चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। जैसे -3, -5, -6, -7, डॉट 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 आदि। ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। जैसे 1 लिखेंगे तो 1 से पहले माइनस होना चाहिए, 2 लिखेंगे तो 2 से पहले माइनस होना चाहिए। इसी प्रकार 3 लिखेंगे तो 3 से पहले माइनस होना जरूरी है। ठीक, यहाँ पे अगर हम कोई संख्या, मान लो ऋण क्यों आता है, अब इसके बारे में अगर बात करें तो मान लो कोई संख्या है, मान लो हमें 5 से
किसको घटाना है? 10 को घटाना है। अब 5 से तो 10 जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? 10 से 5 को घटा देते हैं, और 10 से फिर 5 को घटाएं तो 5 तो बचेगा। लेकिन जब 10 से घटाते हैं तब बचता है, लेकिन हमारे पास क्या है कि बड़ी संख्या के साथ में माइनस का चिन्ह, तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो हमको क्या मिल जाती है संख्या? ऋणात्मक संख्या मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ऋणात्मक संख्या मिल जाती है, ऋणात्मक। ठीक, कौन संख्या मिल जाएगी? ऋणात्मक मिल जाएगी। तो ये सब संख्याएं ऋणात्मक होती हैं जिनसे पहले ऋण का चिन्ह लगा होता है। आगे बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है, जो पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी पूर्ण धन अंक, और इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, पूर्ण धन अंक को पूर्णांक बोलेंगे। तो ये सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी कहे हैं कि 1/2, तो ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। या 2/5, तो ये क्या है? अधूरी संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है, तो इनको पूर्णांक के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक, इन्हें पूर्णांक नहीं मानेंगे। तो पूर्णांक संख्या होती कौन है? तो इसमें क्या होता है? पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक में कौन कौन से आते हैं? इसमें आएंगे धनात्मक संख्याएं भी आएंगी, यानी पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, शून्य भी आएगा, और नेगेटिव संख्या भी आएगी, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, और इन्हीं को पूर्णांक बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे लिख लेते हैं, मान लो डॉट 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 लगाएंगे। ठीक, मान लो ये लिखेंगे -3, कामा -2, कामा -1, कामा 0, कामा +1, कामा +2, कामा +3, कामा डॉट डॉट डॉट। यानी इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं? ऋणात्मक भी शामिल है और धनात्मक भी शामिल है। अब ये संख्याएं अगर देखी जाए, ये वाली, तो ये कौन सी हैं? ऋणात्मक हैं। और ये संख्याएं कौन सी हैं? ये धनात्मक है। तो ये संख्याएं हो जाएंगी ऋणात्मक वाली। कौन सी हो जाएंगी? ऋणात्मक वाली हो जाएंगी। ठीक, ऋणात्मक भी शामिल होती है पूर्णांक में, और धनात्मक भी शामिल होती है। कौन सी? धनात्मक भी शामिल होती है, और शून्य भी इसमें शामिल होता है। कौन शामिल होता है? शून्य। तो शून्य भी शामिल कर देंगे, यानी शून्य संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, सभी संख्याएं जिसमें शामिल होती हैं और पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं, उन्हें पूर्णांक बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगली क्लास में अगले पॉइंट के बारे में बताया जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। थैंक यू।